मीनाक्षी बस राजीव को ही घूर रही थी और उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि राजीव उन लोगों में से नहीं है जो डर जाए। ऐसे मुझे लगातार घूर कर देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो कह दिया वो बात नहीं बदलने वाली, पर जितना टाइम तुम्हें चाहिए तुम ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अपनी जुबान बहुत चलाते हो, लेकिन इतना तो साफ है कि तुम में दिमाग और सोचने की कमी है। कहाँ खड़े हो, किसे क्या बोल रहे हो, कितनी कीमत की बात कर रहे हो, तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये जो 4 करोड़ की बात तुम मेरे सामने कर रहे हो ना, ये मैं एक बार में खर्च कर सकती हूँ। तुम्हारे पैसों से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, ये बात तो मैं भी समझता हूँ। और आपकी अमीरी के चर्चे तो हर जगह होते ही रहते हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि उस अमीरी का कितना हिस्सा होटल और लीगल बिजनेस से आता है और कितना हिस्सा टिम्बर की इलीगल सप्लाई से। अगर वो मैंने लोगों को बता दिया तो शायद आप दिन में ढंग से 400 रुपए भी खर्च नहीं कर पाएंगी। राजीव अपनी बात कहकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख मीनाक्षी को गुस्सा आने लगा। वो आगे बढ़ी और उसने गुस्से भरी नजरों से राजीव की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बहुत बोल लिए तुम, अब चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हें जिसने भी मेरे बारे में बताया है उसने मेरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अच्छा होता अगर तुम पहले मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते, पर तुम एक बेवकूफ हो और यहाँ आकर तुमने एक बेवकूफी की है। ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब टाइम आएगा ना, तो तुम्हारे पास मेरे पैरों में गिरकर रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और साथ ही ये घमंड भी। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, सब समझ रहा हूं। लोग अपनी सबसे बड़ी धमकी तभी देते हैं जब वो सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। तुम भले ही दिखा नहीं रही, पर तुम डरी हुई हो और वो मेरे लिए एक जीत है। अब आगे तुम डील एक्सेप्ट करो या ना करो, पर मैं इस बात को लेकर खुश हूं कि एटलीस्ट तुम आज रात को सोने से पहले मेरे बारे में तो सोचोगी। अब मैं चलता हूं, अगर तुम्हारा मन बन जाए तो मुझे बता देना। राजीव इतना कहकर पलट गया और लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट में जब राजीव पलटा तो उसके चेहरे पर स्माइल थी और मीनाक्षी उसकी तरफ ही देख रही थी। और तब लिफ्ट के गेट बंद हो गए। आखिर ये कौन आदमी है जिसे मेरी लाइफ और मेरी धमकी से कुछ भी असर नहीं पड़ रहा? कैसे ये इतना कॉन्फिडेंट बनकर यहाँ खड़ा था? मैं कभी भी ऐसे आदमी से नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी में किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। मुझे इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। मीनाक्षी ने अपने आप से इतना कहा और फिर वो दौड़कर दूसरी लिफ्ट की तरफ भागी, जो एक ही बार में खुल गई और वो उसमें चढ़ी। वो बस लिफ्ट के अंदर यही सोच रही थी कि उसके नीचे पहुंचने से पहले राजीव वहां से चला ना जाए। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तब मीनाक्षी ने देखा कि राजीव लिफ्ट के सामने ही स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि तुम आ रही होगी, इसलिए मैं यहां रुक गया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा एटीट्यूड कभी नहीं बदलता है ना? मैंने सोचा तुम्हारी डील के बारे में, एंड आई थिंक मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम और चाहिए। एक काम करो, आज रात को 9 बजे मेरे घर आओ, हम वहां आगे की बात करते हैं। एज यू से मैम। राजीव स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर मीनाक्षी को उसकी चाहत हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी ही राजीव को किस कर लेती, पर वो कुछ नहीं कर पाई और राजीव पलट कर चला गया। राजीव बाहर निकलकर कार में जब बैठा तो वो खुश था, क्योंकि वो यहां जो करने आया था उसने उस चीज को अचीव कर लिया था। तब उसने कार स्टार्ट की और वो गाड़ी वहां से दूर ले गया। पूरे दिन राजीव खुशी के साथ इधर उधर घूमता रहा और उस शहर को एक्सप्लोर करने लगा। उसे पता था कि उसका परिवार यहां आकर खुश नहीं है, इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीद ली और आयशा के लिए एक सुंदर सा स्वेटर खरीद लिया। उन सारी चीजों को लेकर जब तक राजीव घर पहुंचा तब तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। घर के अंदर जाते ही उसने देखा कि प्रिया और ऋषि टीवी देख रहे थे। तब राजीव ने उन्हें चॉकलेट्स दी और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि अब उसके पास आयशा से बात करने का मौका है और वो उसे अच्छे से
सारी चीजें समझा देगा। लेकिन जैसे ही राजीव अंदर गया, उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने देखा कि आयशा बेड पर बैठी है और उसके आसपास वही सारे लेटर्स पड़े हुए हैं जिन्हें राजीव ने कल पढ़ा था। तब राजीव के हाथ से आयशा का गिफ्ट नीचे गिर गया और तब आयशा का ध्यान राजीव की तरफ गया। ये सब क्या है राजीव? ये सारे लेटर्स, ये सब तुम्हारे नाम पर लिखे हुए हैं। सब में बस पैसे की बात है कि तुमने लोगों के पैसे नहीं दिए हैं। क्या ये सच है? और क्या इसी वजह से हम इंदौर से भागकर यहाँ आए हैं? तुम जो भी सच मुझसे छुपा रहे हो, तुम्हें मुझे अब बताना ही होगा, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर वापस यहाँ से चली जाऊंगी। राजीव भले ही पूरे दिन से खुश था, लेकिन अब उसकी खुशी का कोई मतलब नहीं था। तब उसने अपनी खुशी को काबू में किया और वो लेटर्स को इकट्ठा करने लगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी इन लेटर्स को हाथ लगाने की। इन सारे लेटर्स में जितने भी पैसों की बात है वो सब मेरे पास है। लेकिन तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्या है? क्या तुम कुछ गलत काम करने लगे हो, या फिर तुम्हें कोई बीमारी है? क्या इसलिए तुमने बैंक में से नौकरी छोड़ी है? हाँ आयशा, मैं गलत काम करता हूं। मैंने बैंक से इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि मैंने बैंक के पैसों को भी खाया है। और हाँ, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन इन सारे पैसों को मैं अपने लिए नहीं जमा कर रहा था। ये सारे पैसे मेरे बाद तुम्हारे, प्रिया और ऋषि के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जरूरी है। मैंने ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए ही किया है और मैं बस यही चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरा साथ दो। क्या तुम सच कह रहे हो राजीव? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। बताओ मुझे कि तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी है और कितना टाइम है तुम्हारे पास? सिर्फ 2 साल। पार्किंसंस डिजीज में किसी के भी पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है। बस धीरे धीरे करके मेरा पूरा नर्वस सिस्टम टूट जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं तब के लिए तुम सबको तैयार करना चाहता था ताकि तुम लोग को कभी मेरी कमी महसूस नहीं हो। राजीव, तुम बहुत गलत सोच रहे हो और तुमने जो किया है वो भी बहुत गलत था। भले ही तुम पूरी तरह से व्हील चेयर पर बैठ जाओ, लेकिन हम ये पैसे यूज नहीं कर सकते। ये हमारे नहीं है। आयशा की बात सुनकर राजीव को गुस्सा आने लगा। उसने सारे लेटर्स को बैग में वापस रखा और तब जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये पैसे हमारे ही हैं आयशा। ये पैसे तुम सबके हैं। चाहे मुझे कुछ भी हो, मैं कभी भी तुम लोगों पर आंच नहीं आने दूंगा और तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा। तुम ऐसे कब से हो गए राजीव? मैंने जिस आदमी से शादी की थी वो इतना रूड नहीं था। वो मेरे बारे में सोचता था और हमेशा लोगों के साथ अच्छे से रहता था। पर ये आदमी जो अब मेरे सामने खड़ा है वो राजीव नहीं हो सकता, क्योंकि राजीव हमेशा के लिए खो गया है। राजीव ने आयशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तब उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 8:30 बज गए थे और अगर वो अभी निकलेगा तब जाकर मीनाक्षी के घर पहुंच पाएगा। ये बात सोचकर वो कमरे के बाहर जाने लगा। हाँ, चले जाओ राजीव। हर बार मेरे सवालों से भागकर तुम कहीं चले जाया करो। लेकिन ये चीज ध्यान रखना राजीव, अभी तो मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, किसी दिन तुम्हारे बच्चे भी पूछेंगे और उम्मीद है तुम उन्हें जवाब जरूर दोगे। पर राजीव चला गया और उसके जाते ही आयशा ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। तब सामने से किसी ने फोन उठाया और आयशा ने कहा, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। राजीव ने मुझे उसके चक्कर में सब कुछ बता दिया। उसकी पूरी बात को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और अब उसका पूरा कन्फेशन हमारे पास है। हम चाहें तो उसे कभी भी उन सारे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैंने लेटर्स में लिखे हिसाब को कैलकुलेट किया तो ये सब टोटल 2 करोड़ है। इतने में हमारी जिंदगी बहुत ही आराम से कट सकती है। और तब राजीव को समझ में आएगा कि उसने मुझसे ये सारी बातें छुपाकर कितनी बड़ी गलती की है। अभी वो कहीं गया है, तब तक मैं तुम्हारे पास आती हूँ। फिर तुम और मैं मिलकर आगे का प्लान बनाते हैं। मिलते हैं कुछ देर में। आयशा ने इतना कहकर फोन कट किया और स्माइल करते हुए वो बाहर निकल गई। उसका राज राजीव को नहीं पता था, लेकिन राजीव अभी इस चीज की चिंता में था कि अब वो क्या करेगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी फैमिली ही उसे पीछे खींच रही थी
और वो ऐसा नहीं चाहता था, पर राजीव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए तैयार था, क्योंकि यह बात उसके परिवार की थी। यही बात सोचते हुए बस गाड़ी चलाता रहा और सोचता रहा कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए।